नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड, लगता है किसी की नजर लग गई है। पूरा पहाड़ दरक रहा है, आपदा की जद में है। दूसरी तरफ घपले घोटाले खुलते चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा यूके ट्रिपल एससी भर्ती प्रकरण। उसके बाद आपने सुना होगा विधानसभा में बैकडोर भर्ती, उसे भी आप घोटाला ही कर सकते हैं। नया आपने सुना होगा पटवारी भर्ती के लिए गए एग्जाम का आउट होना, उस पेपर को लीक होना और उसके बाद वह परीक्षा निरस्त किया जाना। एक तरफ दैवीय आपदा, जोशीमठ का जो पूरा एरिया है, बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो जोशीमठ पड़ता है और जोशीमठ से ही बद्रीनाथ की तरफ हम चलते हैं। वह एरिया आज पूरा दरक चुका है। डर यह है कहीं बद्रीनाथ का रास्ता बंद न हो जाए, और अगर ये होता है तो ये उत्तराखंड वालों के लिए बहुत बड़ी दुख की घटना होगी। हम बात करेंगे जोशीमठ पे कि जो वहां पे आपदा आई है, उसके आपदा के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य कैसे किए जा रहे हैं और निर्माण कार्य कैसे किया जाएगा। साथ में हम बात करेंगे कि जो ये भर्ती प्रकरण आ रहा है, ये क्या शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए, या इतनी बड़ी घोटाले और भर्ती प्रकरण सामने आने के बाद भी लोग पटवारी भर्ती प्रकरण के लिए या पटवारी के लिए किए गए एग्जाम में पैसा दे करके जो प्रश्न पत्र है उसे क्यों खरीदे, जबकि कुछ दिन पहले ही यूके ट्रिपल एससी का मामला सामने आया था, विधानसभा का मामला सामने आया। गलती शासन प्रशासन की है या गलती हमारी खुद की है कि हम आज भी बैकडोर से या पैसे के माध्यम से नियुक्ति चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको परिचय कराएंगे, हमारे दो पैनलिस्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मनोज फुलेरा जी हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस की युवा शक्ति है, कांग्रेस के नौजवानों की तरह युवा बनाने में लगे हुए हैं। मनोज जी, सबसे पहले हम आप की तरफ चलते हैं। मनोज जी, ये जो युवा प्रदेश है 23वें वर्ष में है, क्या इसी की परिकल्पना की गई थी कि बैकडोर से घुस जाओ? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सिर्फ एक युवा शक्ति नहीं है, पहाड़ों का देश है, ये मंदिरों का देश है। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो पहाड़ देखने आते हैं और यहाँ की प्रकृति, यहाँ की जड़ी बूटियों से काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति आज हम उत्तराखंड जैसे प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है, जहाँ हर पेपर लीक हो रहा है, बैकडोर से भर्ती हो रही है, चाहे वो हमारे रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की भर्ती का बात हो या एग्जाम्स की बात हो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। इस तरीके से तो हमने नहीं सोचा था कि जब यूपी से उत्तराखंड अलग हो रहा था तो हमने सोचा था, या लोगों ने जिन्होंने संघर्ष किया था उन्होंने सोचा था हम एक आदर्श देश बनाएंगे। अगर आप रास्ते में निकलते हैं तो आप देखे होंगे ऐसे काफी सारे बैनर हैं जिसमें लिखा है कि उत्तराखंड को एक कहते हैं कि उद्देश्य हम प्रदेश बनाएंगे जहां पे कुछ तरह की प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम निकल के आती है तो हमें खुद से एक शर्म लगती है सर, बिकॉज वी आर यूथ, हम आने वाला समय है, हम आने वाला फ्यूचर है। लेकिन इस तरह की जब चीजें देखती है तो एक हम लोग खुद एक डिमोरलाइज हो जाते हैं कि इस तरह की सरकार या इस तरह की चीजें हमारे प्रदेश में चल रही है। रही बात जोशीमठ की, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि जब कोई पुरानी दुकान नई जगह शिफ्ट हो जाती है, नई गली में शिफ्ट हो जाती है, तो वो एक नोटिस लगा देते हैं बाहर कि ये दुकान इस गली में या इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है। आप सोचिए सर, आपको कैसा लगेगा जब ये कहा जाएगा आने वाले समय में कि जोशीमठ जो शहर है वो कहाँ पीपल कोटी में शिफ्ट हो गया है या फिर 47 किलोमीटर गौचर में शिफ्ट हो गया है। आपने शायद पहली बार सुना होगा कि शहर शिफ्ट हो गया। लेकिन मनोज जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, मैं संजीव वर्मा जी से लौटूंगा आपके पास, कि जोशीमठ यहाँ शिफ्ट हो गया है तो उससे क्या हमारी जो चारों धाम में यात्रा करने की परिकल्पना है या उद्देश्य है, या जो हमें पुण्य मिलता है, अगर जोशीमठ वहां पे खत्म हुआ तो क्या हम बद्रीनाथ पहुंच पाएंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि पहाड़ के विषय में आपको अच्छी जानकारी है। संजीव वर्मा जी, हम जोशीमठ पे चले उससे पहले जो ताजा प्रकरण है मैं उस पर एक जानकारी आपसे लूंगा। यूके ट्रिपल एससी का मामला आता है, सीधे सीधे पता चलता है कि घपले घोटाले हुए और लोग उसमें गिरफ्तार भी किए जाते हैं।
विधानसभा में सीधे सीधे पता चलता है बैकडोर से एंट्री हुई, उन्हें उठा के बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद भी जुमा जुमा 1 महीने भी नहीं हुए हैं, पटवारी के लिए एग्जाम होता है, पेपर लीक होता है, तो क्या माना जाए सरकार का जो इकबाल है वो खत्म होता नजर आ रहा है? वो धमक जो होनी चाहिए, इतने बड़े 2 प्रकरण को खत्म करके उजागर करके जो आपने ताकत बनाई थी, फिर उसके बाद इस तरह की घटना ने आपको कमजोर नहीं किया है संजीव वर्मा जी? संजय जी देखिए, छात्रवृत्ति घोटाला, पटवारी घोटाला, वन रक्षक घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, NS-74 घोटाला, वीडियो भर्ती घोटाला, आबकारी घोटाला, और ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं पूरी बोलूंगा तो कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में 5 ही। अरे मैं 23 साल नहीं सर, 1 ही साल के दौरे पे जा रहा हूँ। 1 साल के दौरान जो 2 अच्छे काम किए, तीसरा जो बुरा काम हो गया। सर संजय जी जरा मेरे को बात पूरी होने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है सर। ये कुछ ऐसे घोटाले मैंने गिनवाए जो प्रमुखता से कांग्रेस शासनकाल में 2017 तक हुए, और इन सभी घोटालों को उस समय की सरकार के द्वारा न केवल छुपाया जाता रहा और किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, सारे सबके ऊपर चादर डालने का, कंबल डालने का काम कांग्रेस की सरकारों के द्वारा किया गया। और अभी वर्तमान में UKSSC का भर्ती घोटाला सामने आया। सरकार ने इंस्टेंटली जैसे ही घपला घोटाला सामने आया, सरकार ने एक पल भी जाया किए बगैर उसके ऊपर कार्यवाही करी, 50 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, और तो और जो UKSSC के अध्यक्ष और 4 अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। साथ ही अभी 3 या 4 दिन पहले जिस तरह से पटवारी भर्ती की परीक्षाएं होती हैं और एकाएक मालूम होता है कि उसका पेपर लीक हो गया और 35 जिन परीक्षार्थियों ने वो पेपर खरीदा था, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के पास इनपुट आया कि ये भर्ती का जो परीक्षाएं हुई थी ये भी लीक हुई है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि घटना हुई, एक वो सरकारें थी जो जानकारी होने के बाद सो गई, जिन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। एक हमारी सरकार है जिसने इंस्टेंटली उसके ऊपर कार्यवाही करते हुए न केवल जांच के आदेश दिए, बल्कि इंस्टेंटली कार्यवाही करते हुए 5 जो अधिकारी थे उनको जेल की सलाखों में के पीछे भेजने का काम किया। साथ ही ये इस तरह के काम की पुनरावृत्ति उत्तराखंड में ना हो, तो चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में एक जो हाई लेवल की कमेटी है, हाई लेवल की कमेटी बनाई गई और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि आने वाले समय में हम इसके अंदर इतने कड़े प्रावधान रखेंगे कि आजीवन कारावास तक की सजा। और मैं सोचता हूँ संजय जी मैं सोचता हूँ जब तक भय का एक नहीं होगा, जब तक मैं सोचता हूँ होते रहेंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि भय कहाँ चला गया? 2 प्रकरण आपने अपना डर बनाया, UKSSC पे अपना डर बनाया, दिखाया, गलत करोगे समझ लो खत्म कर दिए जाओगे। आपने विधानसभा भर्ती में दिखाया, ओए तुमने गलत किया तुमको सजा। अरे उसके बाद तीसरा ताजा घटना हो गई। इसका मतलब है कि अधिकारी ये मान के चल रहे हैं ना, या तो अधिकारी ने नहीं मान के चल रहे हैं तो कोई बड़ा नेता भी इसमें शामिल है जो मान के चल रहा है कि उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। संजय जी मेरे से जवाब ले लीजिए इस बात का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट बोला है, छोटे छोटा बड़े से बड़ा, चाहे किसी भी स्तर का कोई भी ओहदेदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा हम लोग देंगे। और हम उत्तराखंड में एक ऐसी नजीर पेश करेंगे
ताकि हमसे लोग सीखें, अन्य राज्य भी हमसे प्रेरणा लें कि गलत काम करोगे तो उसके लिए गलत काम करोगे तो उसके लिए कड़े दंड का जो प्रावधान उत्तराखंड की सरकार ने किया है, वो उससे मैं सोचता हूँ अन्य राज्य भी एक दरअसल आज मुद्दा हम जोशीमठ का था, लेकिन ताजा प्रकट था इसलिए हमने दर्शकों के सामने लाया। मनोज जी, अब इसको नहीं छेड़ते क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जोशीमठ, और जोशीमठ पे ही हमको रहना चाहिए, क्योंकि कल की कैबिनेट में कई प्रस्ताव थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए केवल जोशीमठ को फोकस किया। तो इस समय उत्तराखंड केवल जोशीमठ पे ध्यान दे तो अच्छा है। मनोज जी, ये जो आपने एक बात कही कि जोशीमठ को शिफ्ट कर दिया जाएगा, भौगोलिक स्थिति आप भी जानते हो, अगर जोशीमठ शिफ्ट हुआ तो बद्रीनाथ कैसे जाएगा? देखिए सर, मुझे तो लगता है आने वाले समय में जिस तरह के हालात जोशीमठ के, अगर मैं लोगों की बात करूं तो दे आर फेसिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम, और 13 जनवरी को जो बारिश हुई है, जो स्नोफॉल हो रहा है, उससे ये तक पता चल रहा है कि दरारें ज्यादा बढ़ गई हैं। सो सर देखिए, गवर्नमेंट ने जो एक्शन, इसरो की भी एक रिपोर्ट आई है कि 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंस गया और संक हो चुका है हमारा जोशीमठ। सो सर ऐसा नहीं है, देखिए गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है ना, वो एक टेम्परेरी एक्शन है। मैं ये चाहता हूं कि कुछ ऐसे परमानेंट एक्शन लिए जाए, ये टेम्परेरी एक्शन है जो चीज चल रही है। अगर आप देखें सर, ये 1970 से हमने देखा है कि 1970 में दरारें आने लग गई थी। आफ्टर दैट एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने कुछ काफी साल लेके एक ये बनाया गया कि हाँ जोशीमठ आने वाले समय में वहां दरारें देखने को मिलेगी, वहां लैंडस्लाइड होगी, वहां पे जो धरती है, जो शहर है वो धंसने लग जाएगा। और आज ऐसी कंडीशन आ गई है सर। देखिए हमारा मानना ये था कि कुआं पहले खोदो, ताकि है ना, यहाँ पे सवाल उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, आग लग रही है, लोग कुआं खोदने बैठे हुए। और ऐसा नहीं है कि सर जोशीमठ के लोगों की ये प्रॉब्लम है सर। देखिए सर, पहले मैं आ जाता हूँ। देखिए सर, ये वो इंसान है जिनके खुद के घर शीशे के हैं और दूसरों पे पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये मामला ऐसा है ही, यहाँ पे से पॉलिटिकली क्यों ले जा रहे हैं ये मामला? मैं ये कहना चाहता हूँ, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल मुद्दा सर, इट्स नॉट अ सरकार किसकी सर, ये थोड़ा सा 2005 सर, मेरा सवाल ये है, मैं पॉलिटिकल मुद्दा सर, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल मुद्दा, ये ऐसा मुद्दा है जहाँ पे लोग मेहनत करके अपना घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद पता चलता है कि घर छोड़ना पड़ेगा। तो सरकार किसकी इस बारे में जवाब? मेरा सवाल ये सर, आपने जो टनल बनाया, जब लोग उसका विरोध कर रहे थे, उसके आगे खड़े थे, तब आप लोगों ने क्यों नहीं सुना? एक बात बताइए कि जब 7 फरवरी 2021 को नेशनल डिजास्टर आया, तब राजेंद्र भंडारी कहाँ है? सब प्रेमचंद अग्रवाल जी के लिए कहाँ है? पूरा जोशीमठ त्राही संजीव जी से पूछिए, संजय जी दो सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में जिस तरह के हाल है ना, आप बद्रीनाथ में सीधा हेलीकॉप्टर में रहेंगे और एक एवरेज इंसान, एक गरीब इंसान बद्रीनाथ जा नहीं पाएगा। आने वाले समय में इस तरीके से सरकार चला रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर में बैठ के जाएंगे सर, ये हेलीकॉप्टर में बद्रीनाथ के ऊपर से ले जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट आप दोनों लोगों से है कि हमारा मुद्दा इसको पॉलिटिकल टच देने का नहीं, हमें ये हम वहां पे लेके जाना है कि अगर जोशीमठ में कुछ होता है। संजीव वर्मा जी बड़ा सीरियसली, क्योंकि आप बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, डिबेट में भले आप अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन मैं जब आपसे बात करता हूं तो आप गंभीरता से मुद्दों के अंत तक की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मान लीजिए आज जोशीमठ के ऊपर बड़ी संकट है, जोशीमठ खत्म होता है तो बद्रीनाथ कैसे जाएंगे? मनोज के पास चलता हूं, उसके बाद मैं आपके पास यही प्रश्न लेके आऊंगा। मनोज जी प्लीज। सर मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, जिस तरह की स्थिति आज जोशीमठ में हम लोगों को देखने मिल रही है, आने वाले समय में एक नॉर्मल इंसान जो बद्रीनाथ पहुंच ही नहीं पाएगा। सिर्फ अमीर लोग पहुंच पाएंगे हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, जो बद्रीनाथ के ऊपर, जो मंदिर नीचे और बद्रीनाथ के ऊपर से हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे सर ये, और तब जाके ये बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। एक आम इंसान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर सकता। 4 धाम, मुझे लगता है अब ये 4 धाम नहीं होगा, 3 धाम बोले जाएंगे हम लोगों के, क्योंकि बद्रीनाथ जो होगा वो आइसोलेट हो जाएगा। जोशीमठ जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, देखिए सर, अगर आपको याद होगा 7 फरवरी 2021 को जब एक नेचुरल डिजास्टर आया था और टनल के अंदर जब सारा पानी आ गया था, तो वो जो पानी, जो अंदर का जो मलबा था, जो सूखा मिट्टी थी, उसने जब सारे पानी सूखी, तो लोगों का ये मानना है कि दिस इज द ओनली कंडीशन जिसके वजह से जोशीमठ में इस तरह की स्थिति देखने को बन रही है। लोगों ने उसके अगेंस्ट में खड़ा किया कि ओवर कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, टनल मत बनाइए, लेकिन आफ्टर दैट आपने नहीं सुनी। आज क्या है कि सारी चीज गले में आ गई है सर। ऐसा नहीं है जोशीमठ इज द ओनली सर। देखिए मैं बता रहा हूँ, जोशीमठ की जो छाती है वो दर्द कर रही है, और आने वाले समय में कभी भी ना हार्ट अटैक आ जाएगा, और तब आप अपने टेम्परेरी इफेक्ट वहां पे लगाते रहिएगा। इनसे पूछ लेते हैं ना, कहते हैं विकास नहीं चाहिए, क्या विनाश के
ऊपर बैठ के आप विकास करना चाहते हैं संजीव वर्मा जी? मैं मान गया विकास चाहिए, मैं मान गया आपने इस पहाड़ के प्रदेश को 23 वर्षों में राजनीतिक पार्टियों ने कंक्रीट प्रदेश बना दिया। 8 मंजिला मकान बना दी साहब, वहां 2 होटल बने, कोई जिम्मेदारी लेगा कि कैसे बन गए? नक्शा किसी मकान का नहीं पास है, आप पास करा के दिखा दो एक नक्शा, में मान जाऊंगा। जोशीमठ में किसी मकान का नक्शा नहीं, दोनों होटल कैसे बन गए? है जब आप किसी के पास, दोनों आदमी आप बैठे हो कांग्रेस भाजपा, बताओ कैसे इतना बड़ा होटल बन गया है? संजय जी देखिए, आपने बात कही, मैंने कहा घटनाएं होती हैं, घटना होने के बाद सरकार कितनी सेंसिटिव है, सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई करी नहीं करी, ये एक विषय होता है। और आज का विषय ये है कि घटना तो हो चुकी है, अब इस समय आवश्यकता है उनके जख्मों को कुरेदने की नहीं, बल्कि उनको संतावना देने की। उनके संजीव जी, अभी भी मैं बताऊं, वहां जो अधिकारी बैठे हैं उनको पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। वीडियो आपके भी मोबाइल पे आ रहा होगा, हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं। वहां की जो मात्र शक्तियां हैं, कंधे पे गैस का सिलेंडर लेके चल रही हैं, ठीक है? आपके अधिकारी वहां पे उनको ये नहीं समझा सकते, माता जी गैस का सिलेंडर यहीं रहने दो, यहाँ पे जमा करो, नीचे जाओ, ये पर्ची लो, आपको दूसरा सिलेंडर मिल जाएगा। इतनी समझ नहीं आ रही साहब। जी देखिए, दर्द समझिए साहब, पीड़ा समझिए। संजय जी, अगर इस तरह की कोई घटना है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, इस समय जो राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं, तो 450 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको सरकार भोजन के लिए दे रही है। उनके सहकारी बैंकों की अगले 1 साल तक जितनी भी किस्तें हैं वो उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। बिजली पानी के तमाम बिल माफ कर दिए गए हैं। और जो उनके पशु हैं उनके लिए 15,000 रुपए की एक व्यवस्था की गई है। 1.5 लाख रुपए इंस्टेंटली एक अंतरिम राहत राशि के रूप में प्रत्येक परिवार को सरकार के द्वारा दिया गया है। संजय जी, बड़ा टेक्निकल बता देखिए, ये तो रोज सब देख रहे हैं। सुनिए एक मिनट संजय जी, मैं आप सुन लो, मैं आपने बात कर किसी भी सर सुन लो, संजय जी अभी एक बार कभी भी कोई आप सर सुन लो, एक मिनट, कभी भी कोई आपदा आती साहब, सबसे पहले बचाव कार्य होता है, राहत कार्य होता है, उसके बाद निर्माण कार्य होता है। ये 3 फेज होते हैं। निर्माण कार्य पे भी आप जा नहीं रहे हो, आप बात कर रहे हो राहत की, बचाव कार्य तो अभी हुआ ही नहीं साहब। संजय जी, आपने गैस सिलेंडर को ढोने की बात कही, तो मैं उसके लिए भी आपको बता रहा हूँ, सरकार ने प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए अपने घर के जो भी सामान है उसको अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए दिए हैं। और एक ये अंतरिम राशि है 45 करोड़ रुपए का, जो बजट पूरी तरह सैंक्शन कर दिया गया है। सर ये राहत कार्य है, नहीं कोई राहत पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, संवेदनशील मुख्यमंत्री वहाँ कैंप कर रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री 2 बार, लेकिन साहब वहाँ बचाव कार्य का अभी भी, ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जो मकान से आपने शिफ्ट करने के लिए लाल निशान बना रखा है, उस निशान से जो सामान है वो शिफ्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ। लोग गद्दे, रजाई, कुर्सी, सिलेंडर लेके जा रहे हैं, उसका क्या कर रहे हो साहब? सर उसके लिए 50,000 रुपए प्रत्येक परिवार को सरकार दे रही है। सर कहाँ से आदमी मिलेगा वहां पे कहाँ से आप लेबर पा जाओगे ढोने वाला साहब? प्रैक्टिकल चीज समझिए मनोज, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप समझो। वहां पे जो आदमी मर रहा है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा, उसके जेब में पैसा डालो कुछ ही जाएगा। प्रैक्टिकल बात बताना प्लीज। सर देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सर ने अभी जो अपने बिल्कुल आंकड़े गिनवाए हैं, ये सिर्फ ये दिखाने का तरीका है कि देखो हम ये कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि वो जो इंसान जो इतनी मेहनत से अपना घर बना रहा है, और जैसे सर ने कहा कि आप जो कर रहे हैं सर वो राहत पैकेज है, आप उनको सेफली कैसे लेके जाएंगे? इम्पोर्टेंट ये है। एक बात बताइए, जिस तरीके की आपकी टॉप प्रायोरिटी जान माल की सुरक्षा की है, और इस दिशा में हम लोग बहुत बेहतरी के साथ आप कमेटी बना रहे हैं। कमेटी क्या काम कर रही है वो सबको पता है। मेरे भाई कमेटी नहीं बना रहे, ये देखिए सर, कांग्रेस की सरकारें नहीं है। वो तो आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, चाहे आप भर्ती घोटाला देखिए, चाहे आप पेपर देखिए, हम लोग शिलापट जिस दिन लगाते हैं उस दिन हम तारीख भी निश्चित कर देते हैं। इस दिन आएंगे,
दिन हम इसका योजना परियोजना का उद्घाटन इस दिन करेंगे। आप बताइए ना आप लोग, आप सर संजय जी इनकी बात का मैं जवाब दे दूं जरा। अभी जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना सर ऋषिकेश में भी दरारें आने लगी जो बन रही है, तो उसमें कांग्रेस के लोग कई बार ये बोलते हैं अरे ये रेल परियोजना तो हमारी, देखो वहां जाना, वहां देखना भी हमारा शिलापट लगा। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ आप ही की बात का। आप लोगों ने केवल शिलापट लगाने का काम किया, काम तो हमने किया धरातल पर, ग्राउंड जीरो पे हम लोगों ने काम किया, हमारी सरकारों ने काम किया। ठीक है, आपदा की जिम्मेदारी ले लो ना, कि आपके काम की वजह से ये सब हो रहा है। अरे क्या दिक्कत है आपको? संजय जी देखिए, हमेशा अगर आप, मैं ब्लेम को कांग्रेस को करूंगा, क्योंकि ये जितनी परियोजनाएं हैं वह परियोजनाओं का परिषद कांग्रेस ने दिया। एनटीपीसी का एमओयू किसने साइन किया? सही बात है, तिवारी जी की सरकार 2002 में, 2005 में इसमें काम आरंभ हुआ। लेकिन संजीव वर्मा जी एक साल पहले टनल जब बंद हुआ था, लोग फंसे थे, कहा जाता है कि आज भी उसके नीचे मजदूरों की लाश थी, उसके बाद भी नहीं चेक पाई सरकार। याद है आपको? कि याद दिलाऊं मैं, संजय वो समय याद है जब टनल में एकाएक पानी और मलबा आ गया था, लोगों के गले तक फंस गया था, याद है कि नहीं आपको? एक साल पहले की बात है। मनोज जी मैं सही कर रहा हूँ सर? मैं संजय जी आप ये बताइए, राजेंद्र भंडारी जी कहाँ है? कहाँ है स्थानीय विधायक? अरे मेरे बात का जवाब दीजिए ना सर। इनकी आदत हो गई है संजय, मैं आपको बड़ी क्रेडिट दे रहा हूँ। विधानसभा में 2 सत्र हुए। अरे आप एक विधायक की बात कर रहे हो, आप मुझे बताइए, ये घोटाला उठाना किसका था? कांग्रेस ने सबसे पहले भुवन सिंह कापड़ी जी ने ये मुद्दा उठाया है कि बैकडोर से भर्ती हो रही है। आप तब जाके आप लोगों ने एक्शन किया, कमेटी बनाने के बाद आप हमने आज भी परसों सर दिसंबर में जो पटवारी का एग्जाम हुआ वो अभी भी नहीं हो रहा है। वीडियो आज भी जो बच्चे हैं, आज भी यूथ है, वो आपके यूके मेरे उसमें आपके मंत्री और मुख्यमंत्री के जो सलाहकार थे और मुख्यमंत्री के परिवार के लोग, हरीश रावत जी के, वो सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। जोशीमठ पे लौटते हैं। जोशीमठ बताए सर, जोशीमठ में अगर मान लीजिए जोशीमठ खत्म होता है, मनोज जी जरा संजीव वर्मा जी से पूछ रहे, क्योंकि ये भी टूर करते रहते हैं, पहाड़ पे हैं, हमसे पहले से हैं, हमारी समझ से कई बहुत दिन वर्षों से हैं। अगर जोशीमठ कट गया तो बद्रीनाथ कैसे जाएंगे? संजय जी देखिए, बार बार कांग्रेस बोल रही है कि जोशीमठ मरने वाला है, लेकिन हम जोशीमठ को मरने नहीं देंगे। हम जोशीमठ का एक स्थायी समाधान तमाम हमारे वाडिया इंस्टीट्यूट के जितने जिस तरह की जोशीमठ की आज कंडीशन है, आप लोग खुद रीलोकेट करने की बात कर रहे हैं। आईआईटी के हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने हमारे आपदा प्राधिकरण के वैज्ञानिक हैं, वो लगातार इस बात के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हम इसका स्थायी समाधान कैसे खोजे, कैसे वहां के लोगों को ये कह रहे हैं कैसे बचा पाए। तो उसके ऊपर सरकारें लगातार काम कर रही है। दोनों आदमी से एक प्रश्न का जवाब है। जोशीमठ से संबंधित थी, जैसे मसूरी, नैनीताल, कर्णप्रयाग, यहाँ पे जो बहुमंजिली इमारतों का परमिशन दिया गया, उसके लिए किसको दोषी माना जाए? सबसे संजीव वर्मा जी, ये जो 2 होटल की बार बार बात आ रही है, सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मैं तो कह रहा हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इतनी बहुमंजिली इमारत उस आदमी ने बनाया कैसे? परमिशन किसने दिया? कोई भी नक्शा पास नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी किसको माना जाए? संजय जी देखिए, एक तो अव्यवस्थित जो निर्माण होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में, और जहाँ पे अभी आप ये देखिए बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां पर, जैसे हमारा एमडीडी है और भी प्राधिकरण है, तो वो लोग क्या है, सबसे पहले जब नक्शा पास करते हैं तो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट पहले मांगते हैं। अगर आपकी 3 मंजिला इमारत भी है तो उसके लिए भी सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट मांगते हैं।
और आप बहुमंजिला की बात कर रहे हैं तो बहुमंजिला के लिए तो जो नॉर्म्स है वो इतने मैं सोचता हूँ कड़े होते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि ना होने पाए। और मैं सोचता हूँ यदि बगैर नक्शे के और बगैर उसके कोई निर्माण हुआ है तो पहले तो ये तो एक जांच का भी विषय है किसके कार्यकाल में हुआ। और मैं सोचता हूँ कोई आज तो वो होटल बन नहीं गए सर। इससे उसके लिए पहले जो मलारी कांग्रेस वो है इससे एक बार पता कर लीजिए अभी भी कांग्रेस की सरकारें दोषी हैं उसमें, कांग्रेस की सरकारें उसमें दोषी हैं। अच्छा, आप लोगों ने अव्यवस्थित निर्माण होने क्यों दिया? मनोज जी, जो ये काम हो रहा मान लीजिए हो गया, उससे सीख लेते हुए नए नियम की जरूरत है। जैसे एमडीडीए की बात हो रही, संजीव वर्मा जी ने कहा सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट मांगी जाती है। मैं तो कहता हूं, मैं चैनल पे खुल के कह रहा हूं, आप घर बैठे रहिए, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट पैसा दीजिए आपके पास आ जाएगा, फिजिकली जाकर के कोई चेक कर रहा है? सर दैट्स द ओनली रीजन जिसके वजह से चाहे मैं शहरों की बात करूं चाहे मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूं, वहां 4-4 मंदिर होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। और आने वाले समय में सर जिस तरह के हालात जोशीमठ में है ना, कहीं ऐसा ना हो मसूरी और नैनीताल जैसी जगह में भी हमें इस तरह की चीजें देखने को मिली। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सर देखिए कुआं पहले खोदा जाता है, आग लग रही है, फिर कुआं खोदोगे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी आज जो भी एग्जीक्यूशन देखने को हम लोगों को मिल रहा है जोशीमठ में वो सिर्फ एक टेम्पररी है। परमानेंट आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसी वीडियो देखी है सर जहाँ पे परिवार रो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों की शादी यहाँ से करी, हमने एक एक ईंट उठा के ये मकान बनाया है और आज इस मकान की स्थिति ये है कि यहाँ पे दरारें पड़ने लगी, ये धंस गए सर। जब वो रात को सो रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि वो सुबह उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे। और गवर्नमेंट से जब हम पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, राहत पैकेज। हाँ सर मैं मानता हूँ कि देखिए सर ये एक ऐसी स्थिति है, ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपको अपने लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, आप उन लोगों को सेफली एक अच्छी प्लेस तक कैसे लेके आओगे, किस तरीके से रिलोकेट करोगे, किस तरीके से आने वाले समय में वो अपने क्या अपना वो नया घर बना पाएंगे, अपना नहीं बना पाएंगे, उतनी स्ट्रेंथ आप उसे दे पाओगे। क्योंकि एज ए गवर्नमेंट आपका एक काम होता है कि आप अपने नागरिकों के लिए काम करें। क्योंकि संजीव वर्मा जी आप देखिए, चाहे मसूरी हो चाहे नैनीताल हो, आप नैनीताल को तो मैं उतनी नजदीक से नहीं देखा मतलब कंस्ट्रक्शन को, लेकिन मैं मसूरी में देखता हूँ जिस तरह से सीमेंट कंक्रीट और सरिया का उपयोग करके मंजिल बना ले रहे हैं लोग। तो क्या इसमें अब रोक लगाने की जरूरत है कि जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे नया कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाने की जरूरत है? संजीव वर्मा जी। संजीव देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जोशीमठ का जो हम पुनर्वास करेंगे, 5 हमने स्थान उसके लिए हम एक चयन का काम हम कर रहे हैं और सबसे पहले उन स्थानों पर इस तरह की कोई भी पुनरावृत्ति ना होने पाए ताकि जान माल की हम पूरी सुरक्षा दे पाए। इसके ऊपर हमारी पूरी टीम काम कर रही है, वैज्ञानिकों की पूरी टीम काम कर रही है। साथ ही जैसे आपने भी एक दूसरा प्रश्न किया कि भविष्य में कुछ और अन्य शहरों में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और सरकार का जो तंत्र है, हम लोग जो नॉर्म्स बना रहे हैं वो यहाँ की जो ये इकोलॉजी और यहाँ का जो पर्यावरण है, यहाँ का जो प्राकृतिक एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, तो उन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए कहाँ कच्चे पहाड़ हैं, कहाँ पक्के पहाड़ हैं, कहाँ मटियाले पहाड़ हैं, तो कहीं इस तरह की भविष्य में किसी प्रकार की कोई त्रासदी ना होने पाए और हमारी तमाम जान माल की सुरक्षा रहे। क्योंकि घर जब आदमी बनाता है तो पूरे जीवन की जमा पूंजी उसमें लगती है, इस चीज को हम भी समझते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार 2 दिन से वहां पर कैंप किए हुए हैं और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी वहां पर कैंप किए हुए हैं। वो तमाम परिवारों से उनका दुख दर्द जान रहे हैं, उनके बारे में जानकारियां ले रहे हैं। ठीक है संजीव वर्मा जी, इसी से संबंधित एक प्रश्न है, पूरी संवेदना एक चीज ये बताइए, मकान पे आपने लाल निशान लगा दिया और आपने कहा इस मकान का हम मुआवजा देंगे, और उस मकान में जो सामान है उस सामान को आदमी खुद ढो के लेके जाना है। स्थिति ऐसी नहीं है, मौसम ऐसा नहीं है कि एक परिवार के 3 सदस्य उस सामान को शिफ्ट कर पाए, चाहे वो टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे बेड हो। तो ऐसे में क्या ये नहीं होना चाहिए था
ये एक वैल्यूएटर होता, वो वैल्यू निकालता कि आपके घर में कितना सामान है, मैं इसको पहुंचवाने का कोशिश करता हूं, आप चलो, आपका सामान जो आ सकता है आ जाएगा, नहीं आ सकता है तो जितना कॉस्ट है उसको दिया जाएगा। कुछ इस तरह की पॉलिसी की जरूरत थी वहां पे कर करके केवल खाने का पैकेज दे करके किसी मकान में शिफ्ट करने से ये क्या आप समझते हो? मैंने आपसे कहा बचाव का, ये राहत कार से नहीं काम चलेगा। आपका जो प्रैक्टिकल चीजें आप समझो क्या, जब आप जिस परिवार में रहते हो, जिस घर में आप रहते हैं, आपके साथ वहां भावनाएं जुड़ी होती है, आपके साथ वहां मंदिर होते हैं, आपके साथ वहां पे हर चीज के साथ जुड़ाव होता है। आप कैसे छोड़ के भाग जाओगे साहब? वीडियो आप भी देख रहे होंगे, बच्चे कुर्सी सर पे रख के जा रहे हैं साहब। अब कोई आदमी आप कह रहे हो आपके अध्यक्ष जी वहां कैंप कर रहे हैं, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि बच्चा कुर्सी लेके जा रहा है, उससे कह दे बेटा ये ले कुर्सी का 250 रुपए, तू जा। संजीव प्रैक्टिकल बात करो भाई। संजय जी देखिए, सरकार ने कहा है हम टिहरी के तर्ज पर जोशीमठ को अन्यत्र बसाने का हम लोग काम करेंगे। और जिस तरह से आपने कहा, देखिए जो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट हम कहीं यदि किराए का घर पे भी कहीं रहते हैं तो हमारे को उस गली मोहल्ले से एक लगाव हो जाता है। तो यहाँ तो जिन्होंने अपना पूरा जीवन 30 सेकंड में लेते हैं क्या? अब ये क्या सरकार की तरफ से उचित क्या ऐसा माध्यम है जिससे, देखिए मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं कि जोशीमठ को कैसे शिफ्ट किया जाएगा, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, केवल 2 शब्द आपसे 30 सेकंड मनोज जी। जोशीमठ के लोगों को इस समय पे जो फौरी राहत की आप बात कर रहे हैं, दिली राहत क्या दी जा सकती है? संजीव वर्मा जी। संजीव देखिए, हम लोग उनके बिल्कुल स्थायी समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो बाजारी मूल्य पर जो उनको मुआवजा देना है और जो उनका पुनर्वास करना है, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो जिनकी वहां पर दुकान मकान है, जो उनकी आजीविका है, उसके ऊपर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। और मैं सोचता हूँ 1 आध दिन के अंदर बहुत शीघ्र ही सरकार एक ठोस पूरा पैकेज बनाकर सर देखिए, मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लोग हैं अगर आप उनको रिलोकेट करते हैं तो रिलोकेट होने के बाद वो अपने आप को किस तरीके से स्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। जब वो नई जगह जाएंगे तो जीरो से स्टार्ट करना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नया शहर, नई जगह में किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को जो पॉलिसी की सर बात कर रहे हैं, उस पॉलिसी की ये चीज जरूर डालनी चाहिए, इस चीज की बात करनी चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से उन लोगों को जो अब जिनके पास अब कुछ भी नहीं है, उन लोगों को किस तरीके से उठाया जाए, क्योंकि राहत पैकेज और सेव करना भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद उन्हें उस लेवल पे लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप ये कह सकते जिस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों ने फेस करी, अब जब वो नई जगह पे जाएंगे तो उनको उठाना, उस लेवल पे लेके आना, मुझे लगता है इससे काम करना बहुत जरूरी है साइकोलॉजिकल। धन्यवाद संजीव जी। मैं बार कह रहा हूँ, कई बार मैं दूसरों भी चैनल पे मेरी बात हुई तो मैंने कहा जोशीमठ को पॉलिटिकल टूरिज्म के रूप में न लिया जाए। मुख्यमंत्री खुद जब संवेदनशील है तो वहां पे जो ये भीड़ जा रही है उसको न जाने दिया जाए। वह जाकर के कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जो अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ उनके सलाहकार को उस जगह पे उचित वह माध्यम तलाशना चाहिए जो पहाड़ के लोगों को वहां उचित हो। मकान है, मकान छोड़ के आदमी नहीं भाग सकता। प्रैक्टिकल चीजें हैं। हम आपके अंदर भी, जब हम लोग के यहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सब कुछ लेके जाना चाहते हैं। यही स्थिति इस समय जोशीमठ की है। वहां का जो परिवार है, जो मकान छोड़ रहा है तो मकान से सब कुछ लेके जाना चाह रहा है, लेकिन लेके नहीं जा पा रहा है, रो रहा है। और हमारी समझ से उसको केवल पैसे का जो मदद देने की बात की जा रही है उससे काम नहीं चलेगा। उसको दिल पे लगाना होगा, उसको गले लगाना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, उनकी संवेदनशीलता को समझना होगा, तब जाकर के ये जो इतनी बड़ी आपदा आई है उससे राहत मिल सकता है। धन्यवाद। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।